हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 ऑफ अक्टूबर को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है री इमेजिनिंग एक्सेस टू जस्टिस। इस आर्टिकल में हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, एक इनोवेटिव आइडिया के बारे में बात करेंगे, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। ये थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग है क्या, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे और कैसे ये इंश्योर करेगा जस्टिस फॉर ऑल, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड डिस्टेंट ड्रीम है इंडिया के लोगों के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट अबाउट इंडिया। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप यूज़ मेंस में कर सकते हैं, प्रीलिम्स में आपको ये पूछा जा सकता है। सो इसको डिटेल में चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये है प्री और मेंस के लिए। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करेंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। आइए शुरू करें हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है री इमेजिनिंग एक्सेस टू जस्टिस। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ऐसे के पर्सपेक्टिव से यार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हम थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग के बारे में बात करेंगे। न्यू कंसेप्ट है और इसके थ्रू जस्टिस फॉर ऑल सिक्योर किया जा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम है। अभी तक के सारे लोगों को जस्टिस मिल पा रही है क्या? नहीं। अगर आप देखोगे तो जो जस्टिस है वो कुछ ही लोगों को, जिनके पास पैसा है, जो कि बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसमें उन्हीं को जस्टिस मिल पाती है। सारे लोगों को मिलती है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि आप ट्राइबल वर्सेस माइनर्स माफिया की बात कर लें। बहुत बार ये होता है कि ट्राइबल लोगों के जो पॉकेट होते हैं वो एम्प्टी पॉकेट होते हैं। तो क्या इनजस्टिस मिल सकती है? नहीं मिल सकती। या फिर बड़े बड़े जो कंपनीज होती है वो फूड अडल्ट्रेशन करती है और इनके अगेंस्ट में जाना पॉसिबल है क्या? नहीं। कई बार आपके जो नॉवल आइडिया हैं उसको बड़ी कंपनी चुरा लेती है। आईपीआर वाले आपको पैसे भी नहीं देती। आप उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेती है। सो आपके पास जो है पैसों की कमी के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आती है। सो यहाँ एक कंसेप्ट दिया गया है जो कि इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है, जिसे थर्ड पार्टिगेशन लिटिगेशन फंडिंग कहा जा रहा है। The idea of third party litigation funding has quickly emerged as a game changer, potentially opening courtroom doors for many who felt they had been shut out. The small shopkeeper from Pune market waging a lonely battle against a deep pocketed e commerce behemoth, or a tribal villagers from Odisha challenging a polluting industrial giant. These are not just David and Goliath tales, but real life legal struggles that often end before they begin, not because of weak cases, but because of empty wallets. The idea behind TPLF is to rope investor in that would bankroll such legal battle in exchange for a cut of winnings. So यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका नाम ही यही समझ में आ रहा है, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग। सो जो बैटल होने वाली है उसमें थर्ड पार्टी क्या कर सकती है? फंडिंग कर सकती है, पैसा दे सकती है कि ये लिटिगेशन कंटिन्यू करो, हम पैसा देते हैं। और जो भी विनिंग्स आएगी उसका इतना परसेंट, 10%, 20%, 30%, जो भी इनके बीच में एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है पार्टीज़ के बीच में, वो समझौते के हिसाब से ये थर्ड पार्टी को उतनी विनिंग्स बाउंडी दे दी जाएगी। ऐसे में बहुत सारे जो एम्प्टी पॉकेट्स वाले लोग हैं वो बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में क्या कर पाएंगे? बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में जो लीगल बैटल है उसे शुरू कर पाएंगे और जीत भी पाएंगे। पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वही जो है फंडिंग करे। अगर फंडिंग कर भी रही है तो भी प्रॉब्लम क्या है? अगर केस में मेरिट होगा तभी जो है ये कोर्ट में जीत पाएंगे। और अगर जीतते हैं तो ऑब्वियसली जो कॉम्पिटिटर कंपनी है उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट तो होगा ही, और जो विक्टिम है उसको भी बेनिफिट मिलेगा, उसको भी जस्टिस मिल पाएगी।
चीज़ें क्लियर है? तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, थर्ड पार्टी लिटिगेशन फंडिंग, ठीक है। The need for such idea in India is primarily clear given the massive pendency and skyrocketing litigation expenses. Unfortunately, we have reached a stage where justice is increasingly become a luxury only a few can afford. ठीक, तो हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ जस्टिस सिर्फ कुछ लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, एक लग्जरी आइटम बन गया है, और लग्जूरियस आइटम हर कोई अफोर्ड तो नहीं कर सकता। इंडिया में ऑलरेडी पेंडेंसी हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है, 3 से 4 करोड़ केसेस जो है अभी पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में। इसके अलावा आप अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो केस जो है बड़े लंबे लंबे चलते हैं, और हर हियरिंग के कभी 3,000, 4,000, 5,000 इस तरीके से पैसा देना पड़ता है। सो जो एक्सपेंसेस है लिटिगेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, तो लग्जरी गुड बन गया है जस्टिस। अगर हम चाहते हैं कि ये एक्सेसिबल टू ऑल हो 24/7, तो हमें इस तरह की कोई मैकेनिज़्म बनानी होगी, और ये जो आइडिया है ये गेम चेंजर हो सकता है। Supreme Court, in a landmark judgment, Bar Council of India versus A.K. Balaji cautiously gave a green signal to TPLF, viewing it as a potential equalizer in the courtroom and categorically holding that TPLF was not off limit as long as lawyers were not the ones bankrolling such cases. So, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने रिसेंटली एक लैंडमार्क जजमेंट में, जिसका नाम है बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस ए.के. बालाजी, उसमें कॉशियसली टीपीएलएफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, जो टीपीएलएफ है वो एक पोटेंशियल इक्वलाइज़र का काम कर सकता है कोर्ट रूम में, और जितना चाहे लोग फंडिंग कर सकते हैं, बशर्त है कि जो लॉयर्स हैं वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। मतलब लॉयर ऐसा ना हो कि केस खुद ही लड़ रहा हो बिना पैसे के, और बाद में जितना पैसा जीते उतना जो है उसका 70%, 80%, 90% रख ले। इस तरीके से नहीं। ऐसे में क्या होगा, सिर्फ जो मेरिट वाले केस होंगे जिसमें ऐसा लगेगा कि यार इसमें बहुत मेरिट है, इसमें जीतना कन्फर्म है, सिर्फ वही केस लॉयर लेंगे। सो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि थर्ड पार्टी इन्वेस्टर होना चाहिए, और जो लॉयर्स हैं वो बैंक रोलिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। बेनिफिट्स ऑलमोस्ट मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, एक दो चीज़ें और ज़रूरी है, जैसे कि एनजीओ जो कि ट्राइब्स को सपोर्ट कर रहे हैं वो माइनिंग माफिया के अगेंस्ट में जा सकते हैं विदाउट फियर ऑफ फाइनेंशियल रुइन। इसके अलावा आईपीआर एक स्पेशलाइज फील्ड है यार, इसमें बहुत बेनिफिट हो सकता है ना, इसमें इस एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। सो टीपीएलएफ कुड ऑनेस्टली टर्न आउट टू बी द डिफरेंस बिटवीन अ केस बीइंग हर्ड और साइलेंस। टीपीएलएफ माइट ब्रीथ न्यू एयर इनटू पीआईएल, अ पावरफुल टूल फॉर सोशल चेंज सिंस 1980। सो जो आईपीआर है यार उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि हमारा जो है इनोवेशन रहता है, बड़ी बड़ी कंपनियां उसे चुरा लेती है, क्रेडिट भी नहीं देती, ड्यू क्रेडिट भी नहीं देती, पैसे भी नहीं देती। सो ऐसे में जो आईपीआर से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको न्यू लाइफ प्रोवाइड कर सकता है टीपीएलएफ, और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होता है पैसों का, है ना। तो फंडिंग अगर मिल जाती है प्रॉपरली तो बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में जाया जा सकता है। और आईपीआर एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट, बहुत ज़्यादा लिटिगेशन इसी पे आती है, बहुत बड़ा डिस्प्यूट इसी पे होता है, ये दोनों चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है आसानी से। और जो टीपीएलएफ है ये पीआईएल को न्यू लाइफ प्रोवाइड कर सकता है यार, है ना, जो कि 1980 से सोशल चेंज का पावरफुल टूल बना हुआ है। पर ऐसा तो है नहीं कि जो टीपीएलएफ है उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ऑब्वियसली चैलेंजेस तो होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। जैसे कि पहला चैलेंज यहाँ लिख दिया है कि कुछ लोगों को दिक्कत ये है कि जो फंडर्स होंगे वो चेरी पिक केसेस ले लेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें दिख रहा होगा, जो कि सोशली इम्पॉर्टेंट है लेकिन उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, वो सारे केसेस छोड़ दिए जाएंगे। सो ये एक नुकसान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आ रहा है कि हाउ मच से अ फंडर शुड ऑर्डनरी बी ग्रांटेड इन मैटर ऑफ केस स्ट्रेटजी। ठीक है, तो कितना जो है फंडर
पैसा दे सकता है? ये सारे क्वेश्चंस भी उठ के आ रहे हैं। क्या पूरा 100% पैसा फंडर ही दे, या फिर उनका जो भी जीतेंगे उसमें कितना परसेंट होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए? ये सब सारे क्वेश्चन हैं और इन सब के लिए केयरफुल रेगुलेशन की ज़रूरत है। कुछ स्टेट ऐसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात जहाँ पर जो है सिविल प्रोसीजर को अमेंड किया गया है और रिकॉग्नाइज किया गया है थर्ड पार्टी फाइनेंशियर ऑफ लिटिगेशन। लेकिन स्टिल इंडिया में ऑल इंडिया नेशनल फ्रेमवर्क नहीं है यार फॉर TPLF। एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। सच अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इज़ नीडेड टू एंश्योर फंडर्स आर बोथ फाइनेंशियली साउंड एंड एथिकली अपराइट। सो एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिव आपका नेशनल फ्रेमवर्क होगा तो इससे दो चीज़ हो पाएगी कि एक तो जो फंडर है वो फाइनेंशियली साउंड हो, उसके पास खूब पैसा हो, ऐसा नहीं कि बस इसी में फंड करके जुआ खेल रहा है ना। FNO जैसा नहीं होना चाहिए, फॉरवर्ड एंड ऑप्शन जैसे कि बस थोड़ा बहुत पैसा है और अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने के लिए एक केस में लगा दिया। ऐसा होना चाहिए कि बहुत पैसा है और मतलब सही है, ठीक ठाक सा मनी है, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है और वो इन्वेस्ट कर सकता है, आपको दे सकता है, अगर हार भी जाए तो उसको नुकसान ना हो। और दूसरा एथिकली अपराइट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को फंडिंग दिया और जितना भी आपने जीता है ना, जो भी आपको प्राइज़ मिला या विनिंग अमाउंट मिला वो सारा का सारा इन्होंने रख लिया या आपके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। सो एथिकली अपराइट और फाइनेंशियली साउंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये दोनों चीज़ें हम एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के थ्रू ही इंश्योर कर पाएंगे। इसके अलावा जो फंडिंग डील्स है उसमें प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी हो, उसके अलावा जो क्लाइंट्स हैं उसके डिसीजन मेकिंग राइट्स प्रोटेक्ट किए जा सके और फंडर का प्रॉफिट रीजनेबली कैप किया जा सके। ये सारे एस्पेक्ट क्या डिमांड करते हैं? एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल फ्रेमवर्क। A more accessible legal system should bring about stronger consumer safeguard in a country plagued by fake products, better environment protection in rapidly industrializing regions, and more accountable institution across the board. Obviously, अगर लीगल सिस्टम एक्सेसिबल ज़्यादा होगा तो जो हमारे कंज्यूमर होंगे वो ज़्यादा सेफ फील करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट में तुरंत जो है क्या कर सकते हैं? केस फाइल कर सकते हैं अगर उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए तो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बेटर हो जाएगा क्योंकि बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है उनके अगेंस्ट में केस फाइल किया जा सकता है और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो अकाउंटेबल हो जाएंगे क्योंकि भाई अब जस्टिस मिल रही है ना। अगर जस्टिस तुरंत मिल जाए तो इंस्टीट्यूशन को काम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट 80,000 केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, 40 मिलियन केसेस अक्रॉस द नेशन पेंडिंग है। सो जो TPLF है वो एक रे ऑफ होप है सभी के लिए कि ये जो है लोगों को जस्टिस पहुंचा सकता है। एटलीस्ट जो पैसों के कारण लोगों को जस्टिस नहीं मिल रही है वो तो एटलीस्ट सभी लोगों तक पहुंच सकती है। सो जो इंडिया का जो जस्टिस फॉर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम है वो सक्सेसफुल हो सकता है। TPLF might help turn into reality one funded lawsuit at a time. One crucial consideration is whether litigation funders should be licensed as a financial service provider. जो litigation funders है उनको फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की तरह लाइसेंस किया जाना चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर अगर इन्हें एज अ लाइसेंस किया जाता है तो एक हमें डेडिकेटेडली ओवरसाइट बॉडी बनानी पड़ेगी जो इन फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर को मॉनिटर कर सके। इसके अलावा कितना फंडिंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये प्रॉपरली डिस्कस किया जाए और रूल्स फ्रेम किए जाएं। कैपिटल एडिक्वेसी भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल कंसर्न है। हांगकांग का जो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर थर्ड पार्टी फंडिंग इन आर्बिट्रेशन 2019 है उसमें कुछ चीज़ें जो है दी हुई है जो कि यहाँ पर इंडिया में भी लागू की जा सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल डिटेल्स को प्रॉपरली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एडवर्स कॉस्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करें, लाइबिलिटी फॉर कॉस्ट डिस्क्लोज करें और फंडर का कितना एक कंट्रोल है, कितना एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल रहेगा इस केस में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करना है। सो इंडिया को प्रॉपरली इवेल्युएट करके चलना होगा और जो भी इसके एडवर्स इम्पैक्ट होंगे उसे कम करने के लिए उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। As India takes active steps towards reimagining justice, TPLF presents both challenge
एंड अपॉर्चुनिटी, है ना। तो TPLF अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी दे प्रोवाइड करेगा और चैलेंज भी, बाय डेवलपिंग टारगेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन टेलर टू इंडिया यूनिक लीगल लैंडस्केप, द country can foster a thriving ecosystem while safeguarding all parties interest। अगर इंडिया जो है प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंसिव और टारगेटेड रेगुलेशन बनाती है जो सिर्फ इंडिया के लीगल सिस्टम को सूट करता है, तो एडवर्स इम्पैक्ट कम से कम हो जाएंगे, TPLF के बेनिफिट ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ओवरऑल सभी लोगों के लिए जस्टिस एंश्योर हो सकेगी। इंडिया माइट सेट अ न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड बैलेंसिंग फाइनेंशियल इनोवेशन विथ फंडामेंटल राइट टू जस्टिस। ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था, ये कंक्लूजन हो जाएगा। कंक्लूजन लिख लेना चाहिए, कंक्लूजन आपको बेनिफिट देता है ना। इजी कंक्लूजन मिल जाता है, बाद में काम आएगा। जब भी मेंस के आंसर लिखोगे कंक्लूजन पढ़ लोगे तो सही रहता है। ठीक, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है व्हाट डज द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 स्टेट अबाउट इंडिया। इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, द हिंदू में आया है। GS2 GS1 कहीं पर भी इस रिपोर्ट का हम यूज़ कर सकते हैं, GS3 में यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 की अगर हम बात करें तो इंडिया में सीरियस लेवल का हंगर अभी प्रिवेलेंट है। 127 में इंडिया की जो रैंक है वो 105 है। इसका मतलब इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा पुअर है, इंडिया में सीरियस लेवल ऑफ हंगर देखा जा सकता है। टोटल स्कोर है इंडिया का 27.3। अगर स्कोर 9.9 से कम है तो लो लेवल ऑफ हंगर होगा, 10 से 19.9 है तो मॉडरेट लेवल होगा, और 35 से 49.9 है तो अलार्मिंग होगा, और 50 से अधिक है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग होगा, और आपका 20 से 35 तक के सीरियस लेवल ऑफ हंगर होगा। सो इंडिया में सीरियस लेवल ऑफ हंगर है। अब ये जो रिपोर्ट है ना, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, इसके डायमेंशन की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसे एस्टिमेट किया जाता है, क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। सो 4 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं। पहला है चाइल्ड स्टंटिंग, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विथ लोअर हाइट प्रोपोर्शनल टू देयर एज, है ना। एज के हिसाब से हाइट अगर कम है तो उसे चाइल्ड स्टंटिंग कहा जाता है, 5 साल के बच्चों के लिए, 5 से और 5 से कम के। ठीक, सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन। अंडर नरिशमेंट, शेयर ऑफ पॉपुलेशन विथ इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक, है ना। मिनिमम जो कैलोरी चाहिए 2200 2300 2400 किलो कैलोरी, उतनी कैलोरी लोगों को नहीं मिल रही है, सो अंडर नरिशमेंट हो रहा है। चाइल्ड वेस्टिंग का क्या है, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 विथ लोअर वेट प्रोपोर्शनल टू देयर हाइट। हाइट तो है लेकिन वेट बहुत कम है, सो इसे हम चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं। सो ये तीसरा इंडिकेटर हो जाएगा। और फोर्थ है चाइल्ड मोर्टलिटी, 5 साल के पहले कितने % ऑफ बच्चे अब मर जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। सो ये सारी चारों आपके पैरामीटर हो जाएंगे, इसी के बेसिस पे क्या बनती है, रैंकिंग बनती है। सो जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से 13.7% पॉपुलेशन इंडिया में अंडर नरिश है, 35% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि स्टंटेड हैं, 18% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो वेस्टेड हैं, और 2.9% चिल्ड्रन ऐसे हैं जो कि 5 साल अपने 5th बर्थडे के पहले ही उनकी जान चली जा रही है। और सर्वे के हिसाब से इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट है। इसका मतलब हाइट अच्छी है लेकिन वज़न कम नहीं हो रहा है। मेरे को लगता है ये चाइल्ड वेस्टिंग में मैं भी आ जाऊंगा अगर 5 साल से कम के बच्चे नहीं लेते तो। सो ये जो है आपका रिपोर्ट हो जाएगी, डेटा हो जाएगा, आपको लिखना होगा, डेटा काम आएगा आपके लिए। ठीक, तो क्या कहा है इस रिपोर्ट में, इसमें ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया अच्छा काम नहीं कर रहा है, इंडिया मेहनत कर रहा है, अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि उसने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पोषण अभियान, PM गरीब कल्याण योजना, नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया है, जिसके थ्रू फूड एंड न्यूट्रिशन लैंडस्केप को इंडिया में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, और उसके लिए सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल विल भी देखने को मिल रही है, पर एग्जिस्टिंग रूम ज़रूर है इम्प्रूवमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसने कोरिलेशन बताया है
पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ मदर बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द चाइल्ड। अगर मदर बहुत ज़्यादा पुअर है ना, पुअर फैमिली से बिलोंग कर रही है, प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा खा पी नहीं पा रही हैं, पैसे की किल्लत है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। एग्जिस्टिंग एन इंटर जनरेशनल पैटर्न ऑफ अंडर न्यूट्रिशन वेयर द फैक्टर ड्राइविंग इंडिया हाई चाइल्ड वेस्टिंग रेट एंटेल मदर्स इन्फ्लिक्टेड विद इनसफिशिएंट वेट गेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लो बर्थ वेट अमॉन्ग इन्फेंट्स, है ना। तो प्रॉपर पैसा नहीं, गरीबी बहुत है, खा नहीं पाती, तो जो महिलाएं होती हैं प्रेगनेंसी के समय में उनका वेट बहुत कम हो जाता है, और फिर जो बच्चे होते हैं उनका वेट भी बहुत कम होता है। ऐसे में बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, कई बार माएँ मर जाती है। सो एमएमआर भी बहुत हाई है, आईएमआर भी बहुत ज़्यादा इंडिया में हाई है। अब इंडिया की जीडीपी तो बढ़िया ग्रो हो रही है 7.2, तो फिर ये इतना ज़्यादा जो है हंगर कैसे हो सकता है। तो इसमें रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ बढ़ ज़रूर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये डायरेक्टली हो सकता है कि लिंक ना हो हंगर के लेवल से। In other words, GDP growth alone does not result in improved food and nutrition security for a entire populace। इसलिए जो है प्रो पुअर डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा, एम्फेसाइज करना होगा ऐसी पॉलिसीज़ पे जो कि प्रो पुअर है और सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को कम किया जा सके, तभी जो है हंगर जो लेवल है इंडिया में वो कम हो सकेगा। क्या सॉल्यूशन प्रपोज किए इन्होंने? बोल दिया कि भाई सोशल सेफ्टी नेट इम्प्रूव करो, है ना। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? लोगों को जो राशन देने, वही पीडीएस वगैरह सिस्टम है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन और वेलबींग पर फोकस करना है, लोगों की हेल्थ पर फोकस करना है। सो सरकार कर रही है आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, उसी को बढ़िया तरीके से करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? सेफ्टी नेट को इम्प्रूव कर दिया, कैश ट्रांसफ़र इम्प्रूव करना है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र देने की कोशिश की जाए, कुछ अमाउंट दिया जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम ना सही, लेकिन टारगेटेड बेसिक इनकम पुअर लोगों को दी जा सकती है। ये एक स्कीम है जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, 100% मिलेगी। सरकार कोई भी रहे, 2029 तक हो सकता है कि आपको टारगेटेड बेसिक इनकम एज अ स्कीम देखने के लिए मिले, जो कि कैश ट्रांसफ़र स्कीम होगी। पीडीएस को इम्प्रूव करो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को इम्प्रूव कर सकते हैं, आईसीडीएस को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अगर इम्प्रूव करेंगे तो लोगों को एक्सेस मिलेगा, प्रॉपर खाना मिल सकता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना, होलिस्टिक फूड सिस्टम अप्रोच को प्रमोट करना, जिसके थ्रू न्यूट्रिशियस और डाइवर्सिफाइड फूड मिल सके, जो कि एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट दे सके, लोगों को भी बेनिफिट दे सके, है ना। इकोलॉजिकल फूड प्रोडक्शन पर फोकस करना है, जैसे कि न्यूट्रिसीरियल क्रॉप है मिलेट्स, इनको प्रमोट करो, इनके प्रोडक्शन को, ये सस्ती भी है और लोगों के जो है घर तक हमें इसे पहुंचाना है, अवेयरनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा अदर डेडिकेटेड अप्रोच इंक्लूड मेकिंग इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट इन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। मदर और चाइल्ड की हेल्थ पर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चे पैदा होने वाले हैं वो हेल्दी पैदा होंगे और फिर उस इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये सारी चीज़ों को अगर इम्प्रूव किया जाता है तो मदर और बच्चे जो होने वाला है उनकी जान को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो रिपोर्ट है उसने ये भी कहा है कि जो लिंक है फूड, न्यूट्रिशन, जेंडर और क्लाइमेट चेंज, इस लिंक को कंसीडर करते हुए इंटरवेंशन करने की ज़रूरत है। मेथडोलॉजी पे सवाल उठता है, हमेशा ही उठता है जब भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है तो सरकार इसको खारिज कर देती है, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो डेटा लेते हैं इन लोग ये सही डेटा नहीं लेते, और इंडिया में, है ना, जेनेटिकली डाइवर्सिटी है, अलग डिफरेंसेस हैं, और वेस्टर्न कंट्री का जो डेटा है ना, उसके हिसाब से या वहाँ के जो जेनेटिक्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग इवेल्युएट की जाती है। सो ये कई बार जो है इस रिपोर्ट को क्रिटिसाइज़ किया है। इस बार जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कहा है कि भाई हमारे पास पोषण ट्रैकर है, इससे डेटा क्यों नहीं लेते। पोषण ट्रैकर के हिसाब से चाइल्ड वेस्टिंग 7.2% से कम रहा है और आपने 18.7% लिया है इस इंडेक्स में। सो जो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि उन्होंने जो डेटा लिया है वो WHO ग्लोबल डेटाबेस ऑन चाइल्ड ग्रोथ एंड मेल न्यूट्रिशन वाला है,
और यही डेटा से सारी कंट्री का यही डेटा लिया गया है। तो कंपेयर करना आसान होता, अलग अलग हम डेटा नहीं ले सकते थे, नहीं तो अदरवाइज़ कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता। और ये वैलिड आर्गूमेंट है ना। डेटा सभी का एक ही जगह से लिया जाएगा, तभी आसानी से क्या कर सकते हैं, उसे कंपेयर कर सकते हैं। सो ये हमारा कंप्लीट आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा।